कि रिवर्स हीट इंजन क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर, जैसे एसी कमरा जिसमें लगा हुआ है, कमरे के भीतर लो टेम्परेचर है, फिर भी वहां से हीट लेता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस वर्क आप थोड़ा सा होते देखते हैं उस हीट पर, और उसको फिर ज्यादा टेम्परेचर करके हॉटर रीजन में रिलीज कर दिया जाता है, मींस जैसे कमरे के बाहर एटमॉस्फेयर में जहां टेम्परेचर ज्यादा है गर्मी के मौसम में। तो अब यदि ऐसा हो रहा है, यहाँ कुछ हमें वर्क तो करना पड़ रहा है। और यहाँ जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो एक टर्म आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को जनरली हम लोग बीटा से शो करते हैं, वो था ईटा, ये बीटा से शो करते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो हम वर्क देख रहे हैं, वर्क यदि कम हो, मतलब बिजली का बिल कम देना पड़े, तो एसी की परफॉर्मेंस अच्छी कहलाएगी या बेकार? पर वर्क अगर कम हो तो अच्छी कहलाएगी, हम कम बिल आएगा। बस कम बिल आया मतलब यार शानदार है, ये एसी खरीद के लाऊंगा 5 स्टार, बिल कम आएगी। तो परफॉर्मेंस अच्छी मतलब W यदि कम है तो परफॉर्मेंस अच्छी। अब यदि मैं बीटा की बात करता हूं दूसरे सेंस में कि आखिर यहां पर कि वर्क तो ये हमने किया, और ऊपर जो हम और चाहते क्या है ज्यादा हो, वो लो से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ज्यादा हो। यदि लो वाला हीट हम ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, कमरे के भीतर से ज्यादा हीट खींच के बाहर डाल रहे हैं, इसका मतलब हमने एसी ने अच्छा काम किया, हमने अच्छी एसी खरीद लिया। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। अब देखो बीटा को ऐसे देखते हैं, QL को रहने दिया और नीचे लिख लिया QH माइनस QL, ये काम तो हमने पहले भी किया है। एक काम और करते हैं, QL से इसको डिवाइड कर देते हैं, बीटा QL अपॉन QH माइनस QL जो है, इसमें QH से यहां भी डिवाइड करते हैं, QH से यहां भी डिवाइड करते हैं, QH से यहां भी डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो आया डाटा, ऊपर वाला जो डाटा आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, याद रखना ध्यान से देखो, ये T लो बाई TH अपॉन 1 माइनस T लो बाई TH। अच्छा ध्यान रखना, इसी टेम्परेचर रीजन के बीच में जो काम कर रहा होगा एक हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी कैसे लिखते? तो वही लिखते ईटा, 1 माइनस टी लो बाई TH। तो ऊपर वाला हम लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा। उसी टेम्परेचर रेंज में जो काम कर रहा होगा हीट इंजन, और उसी रेंज में उसी सोर्स और उसी लो और हाई के बीच जो काम कर रहा होगा रेफ्रिजरेटर, उनके बीच में जो परफॉर्मेंस का और इफिशियंसी का रिलेशन आएगा वो ये। तो बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। तो ये आइडिया तो क्लियर लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर। तो फिर से एक बार देखो हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता था। तो सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, उसके 2 स्टेटमेंट है, उनके नाम आता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट एंड क्लाउसियस स्टेटमेंट। नाम मुझे याद रहते नहीं, कौन किसका स्टेटमेंट है वो भी मुझे नहीं याद रहता। मुझे क्या याद रहता है वो मैं बताता हूं कि हमने 2 मशीन देखे, एसी चलाते हैं तब भी बिजली बिल देना पड़ेगा, और यदि हम हीट इंजन बंद चलाते हैं, कम यूज करेंगे, तो हीट इंजन यूज करेंगे तो आइडियल हीट इंजन होगा नहीं, कोई ना कोई सोर्स और सिंक जरूर चाहिए। यस सर। तो एक स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का कहता है कि हम यदि ऐसा हीट इंजन बनाएं जो एक ही जगह से हीट ले और सारा 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहता है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सोचो ध्यान से।
कि यदि हम ऐसा रेफ्रिजरेटर सोचे जो पैसा बिजली बिल हमें ना देना पड़े, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के लो टेम्परेचर से हीट लेके हाई टेम्परेचर पे भेज दे, तो ऐसा रेफ्रिजरेटर, ऐसा आइडियल रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों याद हो जाएंगे। यस सर। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि आइडियल इंजन हीट नहीं इंजन होता नहीं है। होगा, और दूसरा कहता है कि आइडियल रेफ्रिजरेटर नहीं रेफ्रिजरेटर होगा। नहीं है। मतलब बिना बिजली बिल खर्चा किए हम चाहेंगे कि एसी के मजे ले लें, तो बाई चांस यदि तुमने ऐसा एसी डिजाइन कर दिया तो बल्ले बल्ले, लोग तुम्हारे एसी के पीछे टूट पड़ेंगे। तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस इनहेंस्ड कर सकते हैं, उसके लिए लॉजिक है। और मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड करते करते कहाँ जाएंगे, यहीं तो पहुंचेंगे। तो जो कि कार्नोट का एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को तो एक्सीड कर नहीं सकते, तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ के इस स्टेटमेंट के साथ सेकेंड लॉ कंप्लीट होता है, और सेकेंड लॉ के ही पास उसको एक्सप्लेन करने का एक और टर्म है जिसकी चर्चा की जाती है कभी कभी। वो टर्म ज्यादा डिटेल केमिस्ट्री का है, और अपने काम का जितना है वो मैं, फिजिक्स के काम का जितना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक टर्म आता है चेंज इन एंट्रोपी। ये चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस कह देते हैं। ये इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डिफाइन करते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब मैथमेटिकल डिफिनीशन तो यही हो गया, और हम क्या कहते हैं कि एंट्रोपी इज डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम। मुझे ये बताओ, मेरे पास सामने ग्लास में एक ग्लास पानी रखा हुआ है, और अभी मन नहीं कर रहा है पीने का। मैंने अपने स्टाफ को कहा कि इसको फ्रीज में डाल, और उस बालक ने इसको डाल दिया फ्रीजर में। कुछ देर बाद ये पानी जम गई। तो बताओ, इसकी एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस मॉलिक्यूलों की कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई सर। सॉलिड क्यों? स्टेट में चला गया, उसके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा नहीं हिल पाएंगे जितना लिक्विड में हिल सकते थे। परफेक्ट, तो ये डिसऑर्डरनेस कम हो गई। यहां पर कहा जाता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस, क्योंकि सारे सिस्टम यूनिवर्स के भीतर आ गए। अब यदि मैं कहता हूं कि डिसऑर्डरनेस उस पानी के ग्लास का, जब वो पानी आइस में बदल गया तो कम हो गया, तो यदि आइसोलेटेड सिस्टम का डिसऑर्डरनेस, या यदि सिस्टम का डिसऑर्डरनेस कम हो गया तो वो सराउंडिंग्स में ट्रांसफर कर दिया गया। यस सर। तो यहां हमने क्या देखा कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, और आइसोलेटेड सिस्टम भी कह दो, और आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस। ये पॉइंट सेट रखो दिमाग में, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीजेस। अब हमारे पास, चूंकि मैंने अपनी लिमिटेशन क्या बताई कि इसका डिटेल हम लोग तो एक लिमिट में थर्मोडायनामिक्स में है,
सिलेबस कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आईआईटी का एडवांस का, और मेंस का जो सिलेबस है उसमें आता है एंट्रोपी, उसमें आता है हीट इंजन, उसमें आता है रेफ्रिजरेटर। अब ध्यान देना, हीट इंजन जो है वो है मेंस के सिलेबस में, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस तो एडवांस के सिलेबस में भी है। यस सर। तो हम यदि कभी गलती से एडवांस में आते देखें क्वेश्चन को कि साइक्लिक प्रोसेस का इफिशियंसी बताओ, तो कितने भी मेंस वाले रोते रहे, लेकिन उनको एडवांस वाला पूछ तो सकता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस जब उसके क्षेत्र में है तो साइक्लिक प्रोसेस का वो इफिशियंसी पूछ लिया, नहीं पूछेगा हीट इंजन। तो हो सकता है कि उसको टच कर दे एडवांस कभी, लेकिन ये सारे डिटेल जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं पीछे या अभी, वो कहाँ है? हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और ये इंट्रोपी, ये है मेंस के सिलेबस में। अब यहां देख लेते हैं एक बार, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो बताओ मुझे, इंट्रोपी चेंज डेल्टा एक्स का क्या था तरीका? डेल्टा क्यू बाई टी। अच्छा, डेल्टा क्यू कैसे लाते थे याद करो तो? आइसोथर्मल के लिए तो एनसी डेल्टा टी चलेगा आइसोथर्मल में। हाँ सर। बहुत बढ़िया, तो अकल लगाओ तो थोड़ा सा। सी होता है इनफाइनाइट, dt होता है 0 ऑफ। टेंशन में आओ थोड़ा सा, ये तरीका तो तुम्हारा फेल कर गया। हाँ सर। तो और कोई रास्ता डेल्टा बोलो। यू वर्क डन से जाना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ से। चलो फर्स्ट लॉ पे बढ़ो, रोक कौन रहा है, बढ़ो आगे। हाँ सर, उसको डेल्टा यू बोलो लिख जल्दी। एनसीवी डेल्टा टी। ओए बालक, बोलो ना जीरो अच्छा, यार, ऐसे तो आइसोथर्मल करना आइसो, नहीं। हाँ और हाँ ठीक ठीक। कबड्डी नाक सीधे छूते हैं, नहीं कान सर के दूसरी तरफ से आके नाक छूएंगे। डेल्टा यू 0 और डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला बोलो आइसोथर्मल का। एनआरटी एलएन वी2 बाय वी1। काम खत्म, वी फाइनल बाय वी इनिशियल करके, और डिवाइड किससे करना है? टी से, ले टी भगा से। दो। तो डेल्टा एस हाँ तुम्हारे सामने आ गया, एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। प्रोसेस याद रखना सही है सर, इतने सारे फॉर्मूले तो दिक्कत हो जाती है। अरे तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं कौन सा कहता हूँ प्रोसेस, प्रोसेस को ही तो फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा? क्या डेल्टा एस याद करो ये मैंने कहा? नहीं ना। प्रोसेस चलो ना, एक रास्ते पे तुम चले, वो फंसे तो तुम्हारे तुरंत दिमाग में आया नहीं यार वो करते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो तुरंत याद फिर आया डेल्टा यू 0 हो गया क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदला। तो ठीक है, कोई यस दिक्कत? सर। नहीं सर, कोई। चलो आराम से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या लिखोगे? वर्क डन को 0 कर देंगे तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू सेम, या फिर इसको डायरेक्ट एनसीवी डेल्टा, हाँ एनसीवी डेल्टा टी। अब ध्यान से देखो, एनसीवी तो फिक्स ही रहेगा, एल एन टी हाँ फाइनल बाई सर। टी इनिशियल। कभी कभी यस सर। इंटीग्रेशन भी कर लो। हाँ सॉरी। पक्का? यस सर। पूछो मुझसे, सर पिछले वाले में आपने इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, सीधे काट दिया टी को? सर वो तो कांस्टेंट था ना, यहाँ पर तो वेरी कर रहा है। परफेक्ट, अरे शानदार जवाब। लगता है बालक से मेरे अपने फॉर्म फोटो तो खिंचवा के रखना पड़ेगा, आईआईटी में जाएगा तो फोटो छापूंगा। रंजीत यस सर। यार, अच्छे रैंक निकालने हैं तुम्हें यार, फोटो खींच के मैं छापूंगा। इस बालक को भी मैंने देखे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। अब कहाँ पे है हम लोग कि आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक की बात हो। आइसोबैरिक प्रोसेस, डेल्टा एस एनसीपी डेल्टा टी बाय टी।
डेल्टा क्यू बोलो। एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी dt। इंटीग्रेशन की याद आई? यस सर, सो याद आएगा बस। चलो, ln t फाइनल बाय इनिशियल। तो हम लोगों को एटलीस्ट एक तरीका तो पता चल गया ना यार। ठीक है, यस सर। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। मुझे पता नहीं है, ट्राई करने में क्या जाता है, देखते हैं। उसका क्या नाम था यार, पॉलीट्रॉपिक का। पॉलीट्रॉपिक pv टू द पावर x कांस्टेंट। इनका क्या किया जाए? जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा। अब तुम सोचो क्या लिखवाना है सर से। तो पॉलीट्रॉपिक कहते ही तुम्हें सी की आर तो आ गई होगी बालक। हाँ सर। cv प्लस आर बाई 1 माइनस गामा एक्स, माइनस 1, यस सर। या सी बाई आर बाई एनसीपी। गामा माइनस 1 प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स। हाँ सर, वही सर, एनसी डेल्टा टी लिख देंगे, सी की वैल्यू। अरे शानदार शानदार, क्या सोचा है बालक ने। ठीक, शानदार जवाब। तो हो गया, सी तो वैसे ही कांस्टेंट है। हाँ। एन सी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। अब तुम कहोगे कि सर मुझे थोड़ा और रिसर्च करवाओ एंट्रोपी पे। तो मैं कहूंगा देख भाई, इससे ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ एंट्रोपी पे अपने क्लास में। सच पूछो तो इससे ज्यादा का 20 साल से काम नहीं पड़ा है। तो आइडिया तुम्हें भी मिल गया। एंट्रोपी वाला काम के लिए हमारे पास थोड़ा सा मुझे कैलकुलस आता है, डेल्टा क्यू निकालने के लिए फर्स्ट लॉ आता है, और इन दोनों के यूज से मैं काम चला लूंगा, चाहे प्रोसेस कोई भी हो। तो इस तरह तुम्हारे चैप्टर का समापन हो गया। अब बताओ यहां से आगे के लिए जो रास्ता है उसमें एक पॉइंट आता है जो मुझे याद आ रहा है, जिसकी चर्चा यहाँ करनी जरूरी है, इसी तो से लगता फिरता। वो है बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर, द फ्लूइड्स में दिखा सर ये तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता होगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल सा कुछ? सर वो यू कलर की ट्यूब होती है ना, यू शेप की, फ्लूइड्स में भी था ये तो, उसमें निकाला बहुत था। बढ़िया, यू शेप की ट्यूब। फिर हाँ, बस सर फिर क्या वो करते पानी हैं? पानी डालते हैं, फिर पानी कम कर देते हैं, तो वहां पर केवल एटमॉस्फेयर रह जाता है, और एच रो जी से इक्वेट कर देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब तुम ध्यान से सुनो। सस्ता मिलता है पानी, महंगा मिलता है, बहुत बहुत महंगा अभी, मरकरी। और ये है मरकरी, एच जी। अब ये क्या करते हैं, अंगूठे से इसको कवर करो, या जैसे भी, और फिर इसको ऐसे रख दो, ट्यूब को ला करके ऐसे रख दो। तो ये जो मरकरी है अपने वेट के कारण नीचे आएगा। यस सर। तो तुम्हें क्या लगता है कि सारा नीचे चला आएगा या कुछ रह भी जाएगा उस डब्बे में? रह जाएगा सर। तो यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ उसमें भी रह गया, तो मान लो ये H कॉलम रह गया, अब यदि H कॉलम रह गया तो यहां होगा
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बालक, वैक्यूम बन जाएगा। हाँ वैक्यूम, प्रेशर 0, काहे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ हाँ सर। अब हम फ्लूइड में क्या जानते हैं कि एक ही लेवल पे प्रेशर एक जैसा होता है। यस सर। 1 और 2। तो 1 पे कौन मौजूद है? एटमॉस्फेयर। तो 1 पे तो हो गया एटमॉस्फेयर, और 2 पे कौन मौजूद है? मरकरी, HROG। तो फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, P1 equals to P2, P0 equals to रो जी एच, और रो किसका? मरकरी का। हाँ मरकरी का। और मरकरी का जो रो होता है ये 30.6 टाइम्स होता है रो ऑफ वाटर। यस सर। और रो ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या रो ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसको कभी फील करते हो कि ये रो वाटर का क्या है? सर तो लैबोरेटरी में एक बार मरकरी उठाया था मैंने। हाँ, तो उसका तो वेट बहुत ज्यादा है, वो फील आ गया बहुत ही होगा। ज्यादा, बहुत ही ठीक। ज्यादा वेट। अब यहाँ ध्यान से देखो, रो वाटर जो है कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट का यदि एक हाउस बनवाते हैं, डब्बा बनवाते हैं, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। हाँ सर। यदि छत पे, घर के छत पे तुम बनवाओ पानी का टैंक, तो 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ वाला यदि होगा तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। यही इसीलिए कह रहे हैं कि 1000 किलोग्राम पर मीटर। तो ये मास और वॉल्यूम का रेशियो है, डेंसिटी। और यदि 1 सेंटीमीटर लेंथ, फील करो 1 सेंटीमीटर, उंगली पे 1 लाइनिंग के 2 लाइनिंग के बीच का लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट का एक छोटा सा डिबिया बनाओ, उसमें 1 ग्राम पानी आएगा। तो ये केवल डाटा नहीं है, ये एक ऐसा एक विजन है, उसे फील करो। और जबकि मरकरी के लिए क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट, जितना तुमने हाथ में भी उठाया होगा, वो 1 सेंटीमीटर विड्थ लेंथ हाइट वाला जो होगा वो 13.6 ग्राम का होगा। सोचो 13.6 ग्राम, उससे कितना ज्यादा। तो इस तरह हमें मरकरी का पता है। अब मुझे ये बताओ, तो मरकरी का कॉलम हम देखते क्या है कि ये आता है जनरली 76 cm। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रो और जी तो फिक्स डाटा हो गया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देते हैं 76 cm कॉलम ऑफ मरकरी। और मरकरी भी नहीं बोलते, कॉलम भी नहीं बोलते, तब भी लोग समझ जाते हैं। अच्छा सोचो, आराम से सोचना अंशित, यदि हम पानी यूज करते तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस करने के लिए क्या केवल 76 सेंटीमीटर कॉलम का प्रेशर काफी होता, या इससे ज्यादा हाइट लेनी होती? अरे यार, प्रेशर बनता कैसे होगा? वेट के कारण ना। हाँ सर। तो 76 सेंटीमीटर वर्टिकल कॉलम देखो मरकरी का तुम्हारे सर पे रखा हुआ, उतना ही वेट तुम फील करना चाहते हो, तो क्या 76 सेंटीमीटर पानी कॉलम से फील कर लोगे? नहीं, ज्यादा चाहिए होगा, बताओ? ज्यादा हाइट लेना पड़ेगा या कम? ज्यादा सर। कितना गुना ज्यादा? 13 गुना। तो जो काम ये 1 मीटर में कर रहा है, ट्यूब लेकर यू ट्यूब, वो पानी वाला लोगे तो कितने मीटर का ट्यूब लोगे? 13। बालक, उसको संभालेगा कौन? हनुमान जी आएंगे। तो अब बताओ,
तुम पानी का बैरोमीटर बनाओगे कि मरकरी का? मरकरी सर। क्यों बनवाओगे मरकरी का? तो ज्यादा फीजेबल है, वो झंझट नहीं है। हाँ, नहीं तो पता चला मजदूर मंगवाया, क्रेन मंगवाया, 13 मीटर लंबे। 13 मीटर का मतलब अपना जो घर है, एक एक फ्लोर वो होता है, मान लो खुद खड़े होकर देख लो ना, 5 मीटर 6 मीटर के आसपास, और क्षेत्रीय 12, क्षेत्रीय 18, मतलब 3 मंजिले इमारत के ऊंचा वो तुम्हारा वो पाइप रहेगा। 3 मंजिला इमारत ऊंचा पाइप, उसको तुम ऊपर में ठीक से कवर करके डालोगे, जिससे थोड़ा सा भी एयर ना रह जाए। देखो अंगूठा कब रखा, जब क्यों रखा अंगूठा? यूं ही नहीं रखा, उल्टा करेंगे तो गिर ना जाए लिक्विड, एक कारण, और दूसरा कारण थोड़ा सा भी एयर ना रहे, हाँ सर। संभाल के वहां ले जाके रखे, जिससे कि मरकरी कॉलम के ऊपर में एयर ना मिले मुझे। यहाँ तक के आइडिया को मुझे लगता है समझ गए होंगे। हाँ सर। इससे इंटरेस्टिंग काम ये है, इससे इंटरेस्टिंग काम ये है, फाउल्टी बैरोमीटर। अब ये कहां से आ गया यार, फाउल्टी बैरोमीटर। ये क्या करेगा? फाउल्टी बैरोमीटर की कहानी ऐसे शुरू हुई कि तुमने ये सोचा कि तुम्हारा बैरोमीटर भरा हुआ था, ट्यूब यू, फिर तुमने अंगूठे से बंद किए या अंगुलियों के उपयोग से, और फिर उसको ले जाके रखा कंटेनर के ऊपर। यहां तक की कहानी तो ठीक, लेकिन लफड़ा फंस गया ये कि यहां कुछ एयर मौजूद हो गया, क्योंकि ये थोड़ा खाली रह गया था, वो हमने ध्यान नहीं दिया। तो तुम्हें क्या लगता है, ये 74 सेंटीमीटर है, ऑफ 74 सेंटीमीटर दिख रहा है, एचजी तो है ही ये। अब मुझे बताओ, एयर का प्रेशर कितना होगा, जबकि एटमॉस्फेयर का बताया गया है 76 cm ऑफ एचजी यस कॉलम। सर। 2 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे हम दोनों। अरे भाई यार, मजा आ गया सुन के। पी एयर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। तो यहां यदि मौसम बदला अचानक, और मौसम बदल करके ये जो ऊपर हम देख रहे हैं मरकरी के ऊपर एयर कॉलम, ये एयर कॉलम का हाइट मान लो कह दिया गया है 26 सेंटीमीटर। कहता है मौसम बदल गया, और मौसम बदलने का असर ये हुआ, ये 76 सेंटीमीटर आज अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, आज मौसम बदलने पे हो गया है 74 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। सर इतना कम हो गया आज मौसम में, प्रेशर इतना कम हो गया? अरे हो गया यार, टेंशन ना लो। और यदि हो गया तो आपको बताना है फाइंड न्यू एयर कॉलम लेंथ।
फाइंड न्यू एयर कॉलम लेंथ। नया लेंथ क्या होगा एयर कॉलम का, ये हम जानना चाहते हैं। सर ये हाइट 74 ही है अंदर मरकरी की। नहीं यार, ये भी बदल जाएगा। ये शुरू ओल्ड वाला हाइट है, ये ओल्ड एयर कॉलम है। न्यू एयर कॉलम हाइट पूछा गया कितना होगा, या न्यू मरकरी कॉलम हाइट पूछ लिया जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, कुछ शेयर करो। सर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदला है तो अंदर की हाइट बदलेगी, अंदर की हाइट बदलेगी तो वॉल्यूम बदलेगा, प्रेशर ये बदल रहा है। दिख ये तो दिख गया, ये तो दिख गया। हाँ बहुत बढ़िया। पर सर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे ना एयर के, ये भी सही है। वो और कंजर्व कर सकते और हैं। क्वेश्चन में जनरली ये भी कह दिया जाता है, क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है जनरली, हाँ सर। टेम्परेचर रिमेन्स से। सर P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 लगा देंगे, उससे आ जाएगा। और टी तो एक ही जैसा है, तो क्या लगाओगे? तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये किसके लिए लगाने वाले हो? रेडियाबैटिक के लिए होता है ये वो वैसे तो। वाला टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एडियाबैटिक क्यों कहते हो? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। हाँ 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 तुमने ही जो लिखा ना हाँ P1 हाँ V1 हाँ by हाँ T1 इक्वल्स टू P2 V2 by हाँ T2, T1 T2 काट दो ना। हाँ हाँ सर समझ पता नहीं तो फॉर एयर कॉलम, सर। फॉर एयर कॉलम क्या हो गया? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P2 V2। अब सोचो। पहले 26 था, 26 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, वॉल्यूम पहले कुछ था, पता नहीं हमको। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर लेना, हाइट तो हाँ वॉल्यूम हाँ हाइट इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी होगा। और P2 हमें निकालना है और V2 हमारी एरिया इंटू नई हाइट हो जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, दोनों डायग्राम साथ में बना के देख लेते हैं। एक ये बना लिया जिसमें हमें पता है, और दूसरा ये डायग्राम बना लिया जिसमें कुछ लापता है, और उन दोनों की कहानी समेटते हैं। फिर ध्यान से देखना, ये हमने कह दिया कि यहाँ तो सीधे एयर कॉलम में आ गए, सीधे एयर कॉलम में आ गए। ये 74 और ये 26 सेंटीमीटर एयर। तो यहाँ से P1 V1 और एयर कॉलम देख रहे हैं, वो तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 लिख रहे थे तो कितना आया था 2 cm ऑफ Hg, और V1 दिख रहे थे A इंटू 26, और P2 लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर था 74 cm ऑफ Hg। ये नया वाला हो गया है Y, ये हो गया होगा 100 माइनस Y। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना हो जाएगा 74 माइनस 100 माइनस Y इंटू रो यही ना, इंटू G। हाँ सर। कॉलम ऑफ Hg इंटू A इंटू Y। आ जाएगा सर। पसंद आया? ये चला गया, एक वेरिएबल है, एक हो जाएगा सॉल्व। 2 इंटू 26 Y माइनस 26 इंटू Y। उतना आसान तो था नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक बन गया। Y के लिए सॉल्व कर देंगे। हाँ, Y स्क्वायर माइनस 26Y Y माइनस 26 गुना 50,
52 52 52 26 तो 9 इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस 4ac 8 इंटू 26/2 सॉल्व कर लिया, ये आ गया। तो ये आइडिया तुमने बहुत अच्छा सोच लिया पहले ही। तो ये छोटा सा कहानी था फॉल्टी बैरोमीटर का क्या करना है वो। अब एक क्वेश्चन और दिख जाता है कभी कभी, यहाँ है P0, तो यहाँ हो गया P0 प्लस ρgh रो वाटर, और यहाँ पर है एक बबल, एयर बबल। ये तुमने हाथ, यदि कभी बाल्टी में पानी भर के नहाया हो, वैसे तो शावर से नहाते हो, तो तुम्हें क्या ऐसा दिखा है बाल्टी में पानी भरते वक्त कि वो बबल ऊपर आते जाते हैं और उनके साइज बढ़ता जाता है? यस सर। तो वहां पर क्या रिलेशन तुम्हें लगता है काम करता होगा? अगर हम सर बाल्टी के अंदर पानी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मानेंगे, फिर वही प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऊपर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो फॉर द गैस इन एयर बबल P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 यूज कर दो, तो P0 प्लस रो GH इंटू 4/3 पाई R क्यूब वॉल्यूम इक्वल्स टू P0, यदि ऊपर एकदम आ गया तो P0 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और P0 यदि कह दे H0 CM ऑफ वाटर कॉलम, तो काम और आसान हो जाता है। रो वाटर G H0 प्लस H, प्रेशर हो गया 4/3 पाई R क्यूब, रो वाटर G H0 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो कैपिटल R निकल आया, क्योंकि रो वाटर चला गया, G चला गया, H0 नहीं जाएगा, 4/3 चला जाएगा, 4/3 चला जाएगा, पाई चला जाएगा, तो R निकल के चला आएगा। H0 प्लस H बाई H0 इंटू R क्यूब होल R, वो 1/3 रूट इधर ले आओगे, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा स्मॉल r ब्रैकेट में H0 प्लस H बाई H0। ये आइडिया आपकी समझ में आ गया? यस सर। कहीं पर भी निकाल सकते हैं बाल्टी के अंदर हाइट ले। ठीक। तो एक छोटा सा और पॉइंट जो याद आ रहा है वो ये बैरोमेट्रिक रिलेशन। बैरोमेट्रिक रिलेशन between atmospheric pressure and height। बैरोमेट्रिक रिलेशन जो हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट। अब इनकी कहानी क्या है? अच्छा, क्या लगता है अंकित, यदि हम हाइट के साथ बढ़ते जाएं ऊपर तो क्या होना चाहिए? प्रेशर कम होते जाना चाहिए या बढ़ते जाना चाहिए?
सर ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो प्रेशर कम ही होना चाहिए। लीनियरली कम होना चाहिए या एक्सपोनेंशियली कम होना चाहिए या कैसे, तो उसके बारे में विचार करते हैं। ध्यान से देखो, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से h हाइट पर गए और उससे भी थोड़ा ऊपर dh हाइट ऊपर आए, और ये जो हमने चुने दो लेयर, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। यस सर। और इस एयर मॉलिक्यूल का अपना वेट होगा, और इसके ऊपर भी प्रेशर होगा, यस क्योंकि सर। एयर ऊपर भी है और इसके नीचे भी प्रेशर है, यस सर। और फिर भी ये बैलेंस में है। बैलेंस, क्योंकि वो लेयर तो वहां मौजूद है ही ना, ना तो नीचे चला आया ना ऊपर गया। तो मैकेनिक्स क्या कहता है अपने को? फोर्सेस बैलेंस कर देंगे। डेल्टा एम जी प्लस प्लस P2A P2 है इक्वल्स टू P1A, P1 है सर। और डेल्टा एम लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, A इंटू DH इंटू रो सर इंटू जी। इंटू G इक्वल्स टू P2 माइनस P1A। यस सर। ये A है कैंसिल हो और जाएगा। ये A चला गया। और यदि हम बात करते हैं DH इक्वल्स टू रो G और P2 माइनस P1 को हम लोग DP कह देते हैं। और एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, बाई डेरिवेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे, 1/3 रो VRMS स्क्वायर। और प्रेशर के लिए 1/3 रो VRT/m। यस सर। तो रो के बदले आ सकता है मोलर मास बाय RT इंटू P। तो पिछले वाले पेज पे आए, एक बार देखें कि DH के साथ रो था और G था। DH के साथ रो M/RT इंटू P इंटू G, जी। और ये DP mg/RT DH इक्वल्स टू DP/P। 0 से H गए और P0 से P हो गया प्रेशर। यस सर। तो आगे अपने पास mgh/RT equals to ln/P/P0। mg/RT इंटू H ln P/P0, ऐसा ही कुछ। यस सर।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं P इक्वल्स टू आ रहा है P नॉट e टू द पावर माइनस, ये देखो प्लस आ गया ना, पीछे एक मिस किया है कहीं, जो तुमने पहले कहा था कि सर डिक्रीज होगा, ये रिलेशन तो चौंका दिया अपने को, सर आपने कुछ गड़बड़ की। हाँ यार, चलो पीछे चलते हैं। देखो तो इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन क्या अपना सही था? mg plus p2 है इज इक्वल टू, हाँ सर सही है ये तो। उसका अगला वाला स्टेप देखो एक बार। मास का वो आपने मैंने, लिख दिया सर, अरे डेंसिटी वहां मैंने P2 माइनस P1 लिख दिया, वहां होना चाहिए था P1 माइनस p1 P2। माइनस p2। तो हाँ यहाँ एक माइनस कॉमन ले लो, हाँ सर, उसको लेके माइनस, चले आओ आगे। बस वो ln उल्टा हो जाएगा। हाँ, और नहीं तो माइनस लेके चलो और उसको लेफ्ट साइड में भेज दो, ठीक ना? यस सर। तो ये प्लस के बदले माइनस दिख गया, जो तुम पहले ही कह रहे थे कि सर माइनस आना चाहिए। तो P इक्वल्स टू P नॉट e टू द पावर माइनस mg/rt इंटू एच। मतलब कैसे डिक्रीज होगा प्रेशर एक्सपोनेंशियली। P नॉट? हाँ, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो ये आइडिया भी दिख गया थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करके। तो हम लोगों ने यहाँ बैरोमेट्रिक रिलेशन भी देख लिए, और प्रेशर का रिलेशन कैसे देखते थे? तो प्रेशर का डेरिवेशन याद है या एक कौन नजर सा? देख लें? देखते हैं सर एक बार। तो क्यूबिकल बॉक्स, इसे देखना। अब क्यूबिकल बॉक्स है, तो इस बॉक्स में यदि कोई मॉलिक्यूल हम देखेंगे तो वैसे तो वो 3 डायमेंशनल हम फील कर लें बॉक्स, और एक सरफेस को कह देते हैं ABCD। एक जो पार्टिकल ढूंढा वो MI, इसके वेलोसिटी रहे होंगे, तो वेलोसिटी जो भी रहे होंगे उसके 3 कंपोनेंट हम कर देते हैं, VIX, VIY, VIZ। और अब ये जाता है, और आइडियल गैस में हम मान करके चलते हैं गैस के मॉलिक्यूलों के आपस का इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है, इसीलिए वहां यस कोई सर। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। यस सर। उनके जो कोलिजन हो रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन, यस। एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। अब ये गया दीवार से टकराया और वापस आया, और फिर टकराएगा, ऐसे मैं सोचता हूं। तो यहां जो टक्कर हुई, उस टक्कर में डेल्टा P देख रहे हैं यस सर, 2mb। x के लॉन्ग, यस सर। क्योंकि यहाँ मैंने x, ये y और ये z जेड। दिमाग में रखा है। ये MI, चूंकि सारे पार्टिकल एक जैसे हैं तो मास तो एक जैसा ही रहेगा, यस सर। ith पार्टिकल है, तो m VIX, और इसका ट्वाइस मैं कर रहा हूं, तो ट्वाइस क्यों यस किया सर। समझ में आ ही गया होगा। हाँ सर, वो डायरेक्शन हो रहा है। हाँ, और ये जाएगा, और ये फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही हो जाएगा फोर्स। सर। तो जब हम फोर्स देखना चाहते हैं ABCD वाले दीवार पे, तो सर फोर्स देखेंगे, इम्पल्स देखेंगे? हाँ, तो ये तो इम्पल्स आया, हाँ सर, छोटा सा टाइम है तो फिर वो VIX। इंटू टी हो जाएगा ना सर, वो तो PDT।
एक सेकेंड। अब उसको तुमने डिवाइड किया, पीडीटी नहीं, डीपी बाई डीटी होता है एफ। हाँ हाँ अरे एफ हाँ बराबर हाँ डीपी हाँ, बाई ठीक डीटी। ठीक 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 है सर, ठीक समझ गया। तो ये एक सेकेंड में कितनी टक्कर मारता होगा? तो अभी जिस समय ये टक्कर हुआ, यहां आएगा एल बाई वी आई एक्स और फिर वापस जाएगा एल बाई वी आई एक्स। तो टाइम पीरियड जो टक्कर का है ट्वाइस एल बाई वी आई एक्स। यस सर। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक सेकेंड में टक्कर, या वो वही टाइम से मैं उसे डिवाइड कर देता हूं, या फ्रीक्वेंसी हो गया तो वो हो जाएगा ट्वाइस वी आई एक्स बाई 2L। यस सर। तो हम यदि इसको या तो टाइम से डिवाइड करते या पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने टक्कर हो गए हैं, तो यूनिट टाइम में जितने टक्कर हो गए हैं उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ट्वाइस एम वी आई एक्स इंटू वी आई एक्स बाई ट्वाइस एल, वी आई एक्स बाई ट्वाइस एल। ये हो गया एम वी आई एक्स स्क्वायर बाई वी आई एक्स स्क्वायर बाई एल। और याद करो, यदि फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर दें तो प्रेशर आ रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेशर। तो एक एल स्क्वायर भी ला दो। और ये तो एक पार्टिकल से तो बना नहीं, टोटल फोर्स चाहिए तो इसके पीछे समेशन डाल दो। सर। तो ये बन जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमारे पास क्या आ गया, समेशन एम वी आई एक्स स्क्वायर बाई एल क्यूब। और आई का वैल्यू एन यदि पार्टिकल है तो 1 से n, और m है एक पार्टिकल का मास। मैंने मान लिया n पार्टिकल हैं डब्बे में। अच्छा, अब ये VIX हम कैसे ढूंढें? ये तो बड़ा अजीब काम है ना। तो एक काम करते हैं कि पहले मॉलिक्यूल का हम वेलोसिटी VI लिख के देखते हैं। VI स्क्वायर कितना होता है? अंडर रूट VIX स्क्वायर VIY स्क्वायर प्लस VIZ स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस सर। तो VI कितना हो जाएगा? VIX स्क्वायर VIY स्क्वायर VIZ स्क्वायर। बोलिए। लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर है ना। तो पहले तो एक काम करो, पहले VI वेक्टर को देख लो, फिर ये देखो। VI वेक्टर देखते तो यही लिखते ना, VIX I कैप वेक्टर समेशन ऐसे ही करते हैं। VIY J कैप प्लस VIZ K कैप। कैप। तो VI का जो मैग्नीट्यूड होता वो ये होता। यस सर। और VI स्क्वायर हो जाता ये। यस सर। अच्छा, अब ध्यान देना, इसको यदि हम आगे लिखते हैं समेशन VI स्क्वायर, ये समेशन तो तीनों पे डाल सकते हैं। और इसको मैं समेशन VI स्क्वायर को लिख दे रहा हूं टाइम्स। हाँ समेशन VIX स्क्वायर। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सर ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं काम चलेगा बालक, थोड़ा और सोचो। अच्छा, मुझे आंखें बंद करो और तब देखो तुम्हारे कमरे में कितने गैस के मॉलिक्यूल। फाइनाइट है सर। अब वो जो सारे मॉलिक्यूल हैं अच्छे बच्चे की तरह बैठे हैं या कबड्डी खेल रहे हैं? कबड्डी खेलते रहते हैं सर। अब हर एक मॉलिक्यूल को फील करो। कोई यदि वेलोसिटी का आई कंपोनेंट किसी का ज्यादा होगा, एक्स कंपोनेंट, तो किसी का वाई कंपोनेंट ज्यादा होगा। हाँ। किसी मॉलिक्यूल का जेड कंपोनेंट ज्यादा होगा।
तो सारे मॉलिक्यूलों का यदि मैं x इकट्ठा करूं, सारे मॉलिक्यूलों का यदि y कंपोनेंट को इकट्ठा करूं स्क्वायर करके, या सारे मॉलिक्यूलों के z कंपोनेंट को इकट्ठा करूं, तो क्या उम्मीद करते हो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा आएगा, x वाला या y वाला या z वाला? मतलब सर सारे रैंडम डायरेक्शन में है तो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, ये देखें। ऐसे इस नजरिए से देखोगे तो नहीं काम चलेगा। अब यहाँ पर तो मैंने स्क्वायर लिया है ना, तो उसमें तो प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं है, हाँ बैलेंस से भी नहीं मतलब है। तुम ये सोचो ना, किसी मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट है 6 मीटर पर सेकेंड और किसी मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट है 1 मीटर पर सेकेंड, किसी तीसरे मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, किसी चौथे मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे जब x कंपोनेंट सबको हम इकट्ठा कर लें स्क्वायर करके, ऐसे ही जब y कंपोनेंट हम इकट्ठा करेंगे तो y वाला ज्यादा मिलेगा या x वाला या z वाला? सर इक्वली मिलेंगे अगर ऐसे ही है सब तो। हाँ ऐसे ही है सब। तो यदि किसी का x ज्यादा है क्योंकि वो x के पैरेलल जा रहा था या x के पैरेलल x के साथ कम डिग्री का एंगल बना रहा था, तो कोई y के साथ कम डिग्री एंगल बना रहा होगा, उसका y कंपोनेंट ज्यादा होगा, किसी का z कंपोनेंट ज्यादा होगा। फील करो। सर तो इस वजह से x y z वाले एक जैसे हो गए। तो अभी अभी हमें और क्या पता चल गया, अभी अभी हमें ये भी पता चल गया कि समेशन वी आई एक्स स्क्वायर को हम लिखना चाहेंगे तो समेशन वी आई स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। तो हमारा प्रेशर का नया फॉर्मेट आ गया, m समेशन वी आई स्क्वायर बाई 3 और नीचे एल क्यूब तो था ही। एक काम करो, m बाई 3 और नीचे वॉल्यूम आ गया एल क्यूब से, और समेशन वी आई स्क्वायर यहाँ मौजूद है, इसको n से डिवाइड कर दो और इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मास आ गया गैस का यस सर अपॉन वॉल्यूम, और 1/3 तो है ही। डेंसिटी। और तुम ये बताओ जो डाटा तुम्हारे पास है समेशन वी आई स्क्वायर और n से डिवाइड किया हुआ है उसे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, और फिर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट भी लिया और स्क्वायर भी लिया तो कोई अंतर तो आया नहीं। नहीं आया सर। और स्क्वायर रूट वाला डाटा क्या है उसे देखो और पहचानो, स्क्वायर रूट के भीतर वाला डाटा क्या है। किसी डब्बे में 4 मॉलिक्यूल है या 3 मॉलिक्यूल है और तुमको कहा गया इनके वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस है सर। और स्क्वायर RMS रूट तो ये कहलाता है VRMS। यस सर। तो अभी ताजा ताजा तुम्हारे सामने आया 1/3 डेंसिटी इनटू डेंसिटी इनटू VRMS का स्क्वायर। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल ठीक। तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग डेरिवेशन के बीच में एक पॉइंट आया है वो ये कि समेशन वी आई स्क्वायर होता मतलब सारे अलग अलग पार्टिकल के स्पीड का स्क्वायर, यस और सर। जब समेशन वी आई एक्स स्क्वायर कहते हैं तो सारे मॉलिक्यूलों के वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसका जो 3 गुना होता है ये बराबर होते हैं क्योंकि समेशन वी आई एक्स स्क्वायर, समेशन वी आई वाई स्क्वायर और समेशन वी आई जेड स्क्वायर, ये तीनों एक जैसे होते हैं। ठीक है। हाँ सर। अब ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है, लेकिन जब ये डिटेल दिमाग में रहेगा ना तो हम लोग फिर इनका कहीं और यूज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड आता है जिसको देखते हैं, तीनों एक बार मैं लिख देता हूं, जो तुम पहले बता ही चुके हो, तुम्हें याद है, मुझे राम जी को याद करना पड़ता है। VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल। ऐसे था नहीं, या उल्टा कर दिया,
ऐसे था, ऐसे। और ये मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक आता है। मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये dFv/dv ऐसा या dNv/dv आता है। बड़ा अजीब सा डाटा रहता है, मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, काम की बात में बता देता हूँ। dNv/dv या NV/dv ऐसा कुछ है इधर, और इधर है v। तो देखा ये गया, या ये कर्व ऐसे कुछ आता है। हाँ सर। अब इस कर्व की क्या खासियत है, इस कर्व का इक्वेशन भी दिया गया है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा यूज करके हम लोग वो भी काम कर सकते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला होता है वो ये है, जहां सबसे ज्यादा नंबर मॉलिक्यूल के मौजूद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वी वेलोसिटी वाले। इधर का ये नहीं, जब तक मुझे पता मैं इसे भी हटा देता हूँ। और वी वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूलों का नंबर है ये एनवी। और ये मोस्ट प्रोबेबल हो गया, और इससे थोड़ा आगे है एवरेज, वी एवरेज, और इससे थोड़ा आगे होता है आरएमएस। आरएमएस। अब सेम टेम्परेचर पे, मान लो ये टी टेम्परेचर पे आपने कर्व बनाए, अब सेम टेम्परेचर पे एक दूसरे डब्बे को एनालिसिस कर रहे हैं। ये डब्बा जो था इसमें ऑक्सीजन था टी टेम्परेचर पे, और एक दूसरा डब्बा हम एनालाइज कर रहे हैं जिनमें हाइड्रोजन है टी टेम्परेचर पे। तो आपको बताना है वो दूसरे डब्बे वाला ग्राफ कौन सा होगा, ऐसा या फिर ऐसा। यदि ये ऑक्सीजन वाला है डब्बा टी टेम्परेचर का, तो टी टेम्परेचर का ही ब्लैक हो जाएगा सर, ब्लैक वाला। मास कम है हाइड्रोजन का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सारी, वेलोसिटी तो कम हो जाएंगी सबकी। तो ब्लू वाला या ब्लैक वाला? हाँ ब्लू वाला, ब्लू वाला। तो फिर वेलोसिटी बढ़ ब्लैक को जाएगी क्यों मास बोल का। रहे हो यार? ज्यादा का मतलब ऊंचाई बढ़ना थोड़े ना है, ज्यादा का मतलब राइट शिफ्ट होना। हाँ सर। तो दिख गया? यस सर। ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन इस पे बेस्ड मिल जाते हैं, तो उनके भी आंसर तुम अब कर सकते हो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं दिख रहा। ठीक, तो हम लोग अब ये कर सकते हैं कि एचसी वर्मा आराम से बना लो, और तुम्हारे पास जो अपने फिक्स वाले मॉड्यूल होंगे ना, उनको बना लो, और फिर मुझे अब डाउट पूछोगे थर्मो में। थर्मो में मेरा काम है, अब तुम डाउट पूछो वो मैं बताऊं, मेरा काम है। बेसिक आइडिया जो मैं जानता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मेरा तरीका है, वो मैंने तुम्हें शेयर किया। ठीक, अब यहाँ पर छोटे छोटे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम लोग चैप्टर का नाम लेते हैं तो कहते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, और हीट ट्रांसफर के साथ उसी से थोड़ा सा हटके कैलोरीमेट्री है, वो भी हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट उस चैप्टर का नाम ऐसे कह सकते हो। और फिर हीट वर्ड आते ही तो उसके बगल में थोड़ा हट लेते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है। एक दिन का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई चैप्टर में वो मिक्स होने के बाद उसे डिफिकल्ट बना देता है, इसलिए उसे समझना जरूरी है एक दिन के लिए। और तो ये मैं इसको कंटिन्यूटी में खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ मिलके। ठीक, तो अगले टर्न पे मैं थर्मल एक्सपेंशन या हीट ट्रांसफर, इन दोनों में से किसी की चर्चा करता हूँ। और यदि कल मेरे पास टाइम रहता है तो कल रात में फिर कांटेक्ट करूँगा। और तुम तब तक अपना HCV को बना लो जितना ज़्यादा हो सके, और कम से कम
सारे सॉल्व एग्जाम्पल को देखो। हाँ सर, वो मैं पहले ही करता हूँ।